अलग मुल्क लेने का मतलब ये था कि मुसलमानों को गुर्बत से निकाला जा सके। हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने पिछले 76 साल में मुल्क में ना तो जमहूरियत के लिए कुछ किया, ना जमहूर के लिए कुछ किया। 76 साल में पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो कहाँ पे खड़ा है? ये जो अनारकली है ना लाहौर की, इस पूरे बाज़ार में सिर्फ एक दुकान थी जो मुसलमानों के पास थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अब्दुल मुकद्दिम कामरान और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ सुहेल साहब, जो कि एडिटोरियल राइटर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनकी करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत गहरी नज़र है। आज हम इनसे बात करेंगे कि आज 14 अगस्त एक इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया जा रहा है पाकिस्तान में। एक जश्न आज़ादी की लहर है जो कि हम देख रहे हैं, सड़कों पे बहुत हल्ला गुल्ला शोर होता है, लोग बहुत खुश होते हैं कि आज हम आज़ाद हुए हैं। लेकिन क्या हम इस काबिल हैं कि हम ये खुशी मना सकें, इस जश्न आज़ादी को इंजॉय कर सकें? और क्या हमने इन 76 सालों में ऐसी अचीवमेंट्स की हैं जिस पर हम ये कह सकें कि आज हम इन अचीवमेंट्स के ऊपर खुश हैं कि हमने ये मुल्क आज़ाद करवाया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप ठीक हैं अब्दुल मुकद्दिम? सर दुआएं हैं आपकी। आज तो बड़ा आपका माशाल्लाह एक रोड शो बड़ा हिट हुआ हुआ है। सर ये तो बस आपकी दुआएं हैं, आपने सिखाया हुआ है और हम लेकर चल रहे हैं। शुक्रिया, बहुत। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज मैं आपके साथ बैठ के आपका इंटरव्यू कर रहा हूं। आपकी मोहब्बत है कि आप बैठे हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं ना, जी सर, जिस सवाल की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, यौम आज़ादी के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से, और पाकिस्तान में जो आज़ादी का जश्न जिस तरीके से मनाया जा रहा है, उस बुनियाद पर जो आप पूछ रहे हैं कि कौन सी अचीवमेंट्स हैं और कौन से लैंडमार्क्स हैं जो हमने अचीव किए कि जिसकी बुनियाद पर हम बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, तो अपेरेंटली तो यही दिखाई देता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो 14 अगस्त को आप देख रहे हैं ना, किस तरह से बाहर सड़कों के ऊपर एक हल्ला गल्ला है, शोर है, नौजवान हैं वो मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकाले हुए हैं, वन व्हीलिंग हो रही है, एक अजीब तमाशा है जो कि लगा हुआ है। तो इस सब को देखकर, जो हर साल ऐसे ही होता है, ये गुमान होता है, ख्याल ये आता है कि शायद आज़ादी हमने इस काम के लिए ही हासिल की थी, बाकी कामों में तो हम अफसोसनाक हद तक बहुत पीछे हैं। एक कामयाबी है हमारी जो बड़ी सिग्निफिकेंट है और बड़ी नुमायाँ है, वो है कि हमने अपने दिफा के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए एटम बम बना लिया, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद और तमाम तर दबाव और धमकियों के बावजूद। लेकिन प्रॉब्लम ये बन गई कि एटम बम जैसी बड़ी कामयाबी और मुल्क के नाकाबिले तस्खीर दिफा के बाद हालात फिर ये हैं कि एटम बम लगता है ऐसा है कि जैसे वो हमारी हिफाजत नहीं कर रहा, हम उसकी रखवाली कर रहे हैं। पता नहीं कौन कौन से जतन है जो हम उसको संभालने के लिए करते हैं, और ये भी हमारा एक, मैं ये समझता हूँ, एक फेलियर है, एक प्रॉब्लम है, और हमें मजमूई तौर पर एज अ नेशन इस पर सोचना होगा, इस पर गौर करना होगा। सर हम देखते हैं कि एक तरफ ये शोर भी है कि जश्न आज़ादी है और सब खुशियाँ भी मना रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो बहुत ज़्यादा बदगुमान हो गई है, मायूस हो चुकी है। सर एक सीनियर रिसर्च इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट से, डॉक्टर जहांगीर खान साहब, उनके मुताबिक एक सर्वे उन्होंने किया, उन्होंने ये बताया कि हमने ये सवाल किया नौजवानों से कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या इधर से क्विट करना चाहते हैं। 67% लोगों ने ये कहा कि हम पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। बस देख लें, फिर यही सवाल है और यही जवाब है और ये सूरत हाल है। और अगर नौजवान जो यूथ है पाकिस्तान की, बैक वक्त एट अ टाइम हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की यूथ इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क की यूथ से ज़्यादा है। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो कुल आबादी का कोई 67% है, और किसी भी मुल्क के पास अगर 67% यूथ है, यानी आप कह लें कि 18 साल से लेकर 30 साल 35 साल तक के जो लोग हैं, अगर वो 67% हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी एक ब्लेसिंग है, एक इनफरादी कुव्वत की। और ऐसा नहीं कि हमारी यूथ जो सी है कोई नकम्मी है, नालायक है, नाअहल है, या इंटेलिजेंट नहीं है, या उनके अंदर सलाहियत नहीं है, लेकिन जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, जब मौके नहीं होंगे आपको अपना दिखाने के, मनवाने के, आगे बढ़ने के, तो फिर जवाब यही आएगा जो भी आप बता रहे हैं कि लोग जो से हैं वो उस ज़मीन को, उस जगह को, उस इलाके और ख़िते को, उस मुल्क को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। सर ये क्या वजह है कि ये 76 सालों के अंदर हम अपनी यूथ को इतना नाउम्मीद कर चुके हैं कि वो
अब जब 76 साल गुजर गए एक मुल्क को, हमें बहुत तरक्की कर लेनी चाहिए थी, हमें काफ़ी कुछ अचीव कर लेना चाहिए था, लेकिन क्या रीज़न्स हैं इस चीज़ के कि ये लोग छोड़ के जाना चाह रहे हैं, क्या वजूहत हैं? मुकद्दम बड़ा अहम क्वेश्चन है, बड़ा ज़रूरी सवाल है और इस पर बहरहाल गौर करने की ज़रूरत है। आपको मैं 2 3 4 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल। पाकिस्तान जब बनाया गया था उसका एक मकसद था कि इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में जो मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके हैं उनको एक अलग मुल्क में तश्कील दिया जाए, जहाँ पे ये लोग जो अक्सरियत है, हिंदू अक्सरियत है, उसके इस्तेहसाल से आज़ाद होकर अपनी समाजी, मुआशी, सियासी, इखलाकी और सकाफ़ती और तहज़ीबी ज़िंदगी को ग्रो कर सकें। आपको मैं एक बात बताऊं कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था उस वक्त हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे, सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान थे, उनकी मुआशी हालत बहुत ही बुरी थी। ये जो अनारकली है ना लाहौर की, इस पूरे बाज़ार में सिर्फ एक दुकान थी जो मुसलमानों के पास थी, शेख अनायतुल्लाह एंड सन्स। बाकी सारी दुकानें हिंदुओं की थी, सिखों की थी। आप देखें कि पूरी मार्केट में अगर 100 दुकानें हैं और उनमें से एक दुकान मुसलमान की है और 99 गैर मुस्लिमों की हैं, तो यही हाल पूरे इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की इकॉनमी का था। अलग मुल्क लेने का मतलब ये था कि मुसलमानों को गुर्बत से निकाला जा सके, इस मेजॉरिटी को ग्रो करने का मौका मिल सके, इस मुल्क की जो इकॉनमी है, इसकी जो इक्तसादियात है, उसको मजबूत बनाया जाए। लोग जो हैं वो जिस नाइंसाफ़ी का शिकार हैं, जिस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जिस बेयकीनी का शिकार है, वहाँ से उनको निकाला जाए, उनको पसमानदगी से निकाला जाए, उनको एजुकेट किया जाए। आप मुझे बताएं कि ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं, पिछले 76 साल में मुल्क की जो इकॉनमी है उसने कितना ग्रो किया है, आम आदमी जौन सा है उसको बुनियादी हकूक़ के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ मिला है, मुल्क के अंदर जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो बेयकीनी के हालात से कितना निकले हैं, मुल्क की कितने % आबादी है जो पसमानदगी में रह रही है, कितने लोग हैं जो गरीब हैं और कितने हैं जो गुर्बत की जो सतह है उससे भी नीचे हैं, कितने हैं जो मिडिल क्लास में हैं और कितने हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं पूरी मुल्क की वसाइल को और मुल्क के ख़जाने को या मामले को। और यही बुनियादी वजह है कि इन हालात को देखकर फिर जो आज की यूथ है वो मुल्क से, मुआशरे से और मुआशरे के ज़िम्मेदारान से मायूस हो रही है, वो अपने फ्यूचर के लिए फिर किसी और मुल्क में। सर, ये सब जो सूरत हाल हमारे मुल्क की बन गई है, हालात हैं, इन सब का कौन कसूरवार है? किसकी ज़िम्मेदारी थी कि हमें एक तरक्की की राह पे लेकर चलता और हम उसके दिखाए हुए रास्ते को फॉलो करते, और किस बंदे की ये नाहली थी जिस वजह से आज हम ये देख रहे हैं 76 साल बाद? ऑलवेज़ मुकद्दम एक बात याद रखें, ऑलवेज़ एंड एवरीवेयर, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अक्रॉस द बोर्ड, दुनिया का कोई मुल्क, अमेरिका हो, बरतानिया हो, इंडिया हो या पाकिस्तान, कोई दुनिया का मुल्क, उसकी जो लीडरशिप होती है वो ज़िम्मेदार होती है उसकी तरक्की या तनज़्ज़ुली की। जो लीडरशिप होती है, और लीडरशिप कौन होती है? जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जो सियासी लोग होते हैं, जो सियासतदान होते हैं। सियासतदान नहीं होते हैं वो दरअसल स्टेट्समैन होते हैं, वो बहुत विजनरी होते हैं, वो बहुत दूर तक देखते हैं, वो अपने कौम के मसाइल को ना सिर्फ ये है कि समझते हैं बल्कि उनके हल का भी उनके पास पूरा एक फार्मूला और रोड मैप होता है, उसको वो अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ कि मैं इंडिया की मिसाल देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ वो जो मुकाबला होता है वो इंडिया के साथ ही हमारा मुकाबला होता है। इंडिया भी, हाँ, इंडिया भी हमारे साथ आज़ाद हुआ। इंडिया के भी लीडरशिप जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करें तो इंडिया ने कभी भी अपने मुल्क में जो उनके सियासतदान हैं उन्होंने अपने मुल्क में जमहूरियत को डैमेज नहीं होने दिया, जमहूरी अमल को ख़राब नहीं होने दिया। एक मुस्तकिल मिजाजी से वो आगे बढ़ते रहे और आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और अगले 5 साल में इंडिया दुनिया की 3री बड़ी मईशत बन जाएगी, चीन को भी पीछे छोड़ देगा वो। ये है एक डेवलपमेंट और ये है एक रोड मैप, और इस रोड मैप का, इस डेवलपमेंट का चेहरा इंडिया के सियासतदानों के सर जाता है। इसमें मनमोहन सिंह भी शामिल है,
इसमें वाजपेयी भी शामिल हैं, इसमें इंदिरा गांधी भी शामिल है, इसमें नेहरू भी शामिल हैं, और इसमें आज उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, वो भी शामिल हैं। हमारे लिए उनका रवैया क्या है, अपने मुल्क के लिए उनका रवैया क्या है, ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क है और इस चीज़ से बहरहाल हमें सीखना होगा। हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने पिछले 76 साल में मुल्क में ना तो जमहूरियत के लिए कुछ किया, ना जमहूर के लिए कुछ किया। एक मेकअप ज़रूर होता रहा, एक लिप सर्विस ज़रूर होती रही है। मतलब हम नारा लगाते हैं कि जी हम आम आदमी, हमारी ताकत आम आदमी है, हम आम आदमी को मजबूत करेंगे, लोगों को ताकतवर बनाएंगे। तो हमने लोगों को कैसे ताकतवर बनाया? लोगों को ताकतवर बनाने के लिए 2-4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप लोगों को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो उन्हें एक ताकतवर निज़ाम इंसाफ दें, उनको ताकतवर अदलिया दें। आप मुझे ये बताएं, बल्कि मैं अपने सुनने वालों से भी ये पूछूंगा, देखने वालों से भी कहूँगा कि 76 साल में पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो कहाँ पे खड़ा है, और दुनिया के अदालती निज़ामों में जो पाकिस्तान का अदलिया का निज़ाम है वो किस दर्जे पे खड़ा है। जहाँ पे अदालतें जो उनसे कंप्रोमाइज़्ड हैं, जहाँ पे कानून ताकतवर के लिए और है और कमज़ोर के लिए और है, वहाँ पे आम आदमी को आप कैसे ताकतवर बनाएंगे? बिल्कुल सही बात है। आम आदमी को ताकतवर बनाने के लिए आपको उसे एजुकेट करना पड़ता है। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे खड़ा है? पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम जिस तरह से बटा हुआ है, जिस तरह से हिस्सों बखरों में तकसीम है, जिस तरह से एलीट क्लास के लिए कोई और इदारे हैं, मिडिल क्लास के लिए और इदारे हैं, गरीब आदमी के लिए और इदारे हैं तालीम के, तो वहाँ पे जो एचईएसएन कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो एक टाट वाले प्राइमरी स्कूल में या आम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें एक जैसा स्टैंडर्ड क्यों नहीं है? ना हमने एजुकेशन दी, ना हमने इंसाफ दिया, ना हमने अदल का निज़ाम बनाया, ना हमने जज़ा और सज़ा का को मेयार रखा कि जो गलती करे उसको सज़ा दी जाए, जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट किया जाए। ये चीज़ें हैं जो लोगों को ताकतवर बनाती हैं। हमने इरादतन इन चीज़ों के ऊपर हमला किया, इसकी इनकी बुनियादों को खोखला किया। सर मैं आपको एक ज़ाती तौर पे एक बात बताता हूँ। मैं कुछ दिन पहले टीवी देख रहा था, मैंने शहबाज शरीफ साहब का बयान सुना कि शुक्र करें हमने अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। जी, अब उन्होंने ये भी कहा पिछले दिनों में, वो तो शुक्र भी अदा करते हैं और ये फरमाते हैं कि मुझे तो रात को नींद नहीं आती थी जब मैं ये सोचता था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वक्त हुकूमत में उन लोगों ने ही गुजारा है। बेशक वो अगर अपना दौर पूरा नहीं कर सके, लेकिन एवरेज टाइम पाकिस्तान के 76 सालों में ज़्यादा देर वही हुकूमत में रहे हैं। उनके पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि वो सर्व कर सकें। उसके बावजूद अगर वो ये बात कहें, और अगर ये बात कहते भी हैं डिफ़ॉल्ट होने से उन्होंने बचा लिया, तो उन्होंने अगर बचा भी लिया है तो क्या हमारा मुल्क इस दिहाने तक पहुँचा हुआ है कि आज तो बच गया, अगले 5 साल बाद क्या होगा, उससे आगे क्या होगा? मतलब कि दिहाने तक तो आ गया ना डिफ़ॉल्ट होने का। ये कितना ख़तरनाक जुमला है एक उस बंदे के मुंह से जो कि इस स्टेट का स्टेट होल्डर है, इसका एक सरबराह बन के काम कर रहा है, और वो ऐसी बात कर रहा है कि हमारा घर तबाह होने से बच गया। ये शहबाज शरीफ की बात नहीं है, मैं पूरी पॉलिटिकल एलीट की बात कर रहा हूँ कि आप अपने मामलात को ख़राब भी करते हैं और फिर कहते हैं हमें नींद भी नहीं आती है। पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब हों या उनकी सतह के जितने भी सियासी लीडर्स हैं, अगर उन्हें मुल्क का वाक़यातन दर्द है, अगर उन्हें वाकई सच में आम लोगों के जो मसाइल हैं उनकी परवाह और फ़िक्र है, तो फिर वो IMF की तरफ देखने से पहले ना, जो उनके एसेट्स हैं ना, जो उनका सरमाया है, जो उनकी जायदादें हैं, जो मुल्क के बाहर पड़ी हैं, इंग्लैंड में है, दुबई में है, अमेरिका में है, पता नहीं कहाँ कहाँ है, उनको ले आए पाकिस्तान के अंदर, अपने पास ही रख लें भाई। हम आपसे, कोई आपसे नहीं छीन सकता, अपने बैंक अकाउंट्स में रख लें। ये तो आपका हाल है, लेकिन मुल्क में तो लेकर आए, फिर आप कहें कि मुझे नींद नहीं आती। सर अब एक आखिरी सवाल के साथ अपने इस इंटरव्यू का अख्ताम करते हैं। आपकी नज़र में इस सारी सूरत हाल के बाद, इन सब हालात के बाद अवाम के ऊपर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो क्या करे और इस वक्त से निकले, इस माहौल से निकले? देखें मुकद्दम, मैं आपको एक बात बताऊं, अवाम तो बड़ी बुरी तरह से पेश रही है। क्योंकि अगर अवाम इसी तरह सड़कों पे शोर डालती फिरेगी कि हम आज़ाद हो गए और वन व्हीलिंग करेगी और बाजे बजाएगी, तो फिर मुस्तकबिल के बाजे तो फिर हुक्मरान में जाएंगे उनके। वो तो बज रहे हैं, बजा रहे हैं। अवाम के तो हालात बड़े बुरे हैं, बिगड़े हुए हालात हैं अवाम को। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने भी अभी रोड शो किए हैं, 1-2 मैंने देखे हैं।
और वैसे भी लोगों से जब बात होती है, मैं देखकर मुझे हैरत भी होती है, खुशी भी होती है कि हमारी जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं, कॉमन मैन जो उनसे है, उसको मुल्क के हालात पर बड़ी गहरी नज़र है उसकी। बिल्कुल, वो बेखबर नहीं है, बिल्कुल बेखबर नहीं है। वो मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहा है, IMF के ऊपर बात कर रहा है, चीज़ों के ऊपर बात करता है, महंगाई के ऊपर बात कर रहा है। बहुत अच्छा एनालिसिस है, बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं, बड़ा परफेक्ट एनालिसिस। बिल्कुल। बावजूद इस बात के कि हुक्मरानों ने कभी नहीं चाहा कि इतना नॉलेज और इतने अवेयरनेस उनके पास आ जाए। तो ये जो अवेयरनेस है और सवाल उठाना जो उनसे है, यही मुल्क को बचा सकता है। अवाम से ज़्यादा मैं बार बार ये बात कहूँगा, जो मुल्क की क़यादत है, ख़ास तौर पर जो सियासी क़यादत है, वो अपने दाएं बाएं आगे पीछे देखे, अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करे, अवाम के लिए सोचे। मुल्क में जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, मुल्क में जब तक निज़ाम अदल मजबूत नहीं होगा, मुल्क में जब तक बेरहम और अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं होगा, और मुल्क में जब तक लोगों को एजुकेट नहीं किया जाएगा, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, और लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा कि वो डेमोक्रेसी के ज़रिए एक शफाफ और ट्रांसपेरेंट वे में अपने नुमाइंदों का इंतखाब करें, मसाइल का ख़ात्मा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर आपकी इस गुफ्तगू का, आपने हमें अपनी राय से आगाह किया, आपने बहुत अच्छे से हर नुक्ते के ऊपर रोशनी डाली। अब हमें ये चाहिए कि हम बहुत अच्छे से अपनी आज़ादी के मकसद को समझें और जानें कि हमें ये मुल्क किस वजह से मिला था। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान अब्दुल मुकद्दिम कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।